तो फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा माइनर एज अ पार्टनर। अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। हाउएवर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही मे बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द फॉर्म विद कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो माइनर क्या कभी पार्टनर बन सकता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर जो कि एक इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक और एक्ट है पार्टनरशिप को लेके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके सेक्शन नंबर 30 का कहना है कि माइनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट हो सकता है लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट। मतलब माइनर जो है लॉसेस को बियर नहीं करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए माइनर लायबल नहीं होगा, लेकिन जब प्रॉफिट का डिवीजन होगा, प्रॉफिट बटेगा तो माइनर को भी मिलेगा। तो माइनर सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। ए बी सी तीन दोस्त हैं और वो तीनों मिलकर चाहते हैं कि वो एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ए और बी मेजर है और सी जो है माइनर है। अब अगर यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना चाहें तो क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर लॉ का कहना है कि तीनों मिलकर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी किसी भी माइनर के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, दूसरा एग्जांपल हमारा एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, वो मिलकर किसी पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है वो पहले से चल रही है। अब अचानक ही क्या होता है, एक दिन सी आता है जो कि हमारा माइनर है, वो एक्स वाई जेड की पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो जाता है एज अ पार्टनर, बट ओनली फॉर द बेनिफिट। तो अब ये पार्टनरशिप फॉर्म चार लोगों की हो गई, एक्स वाई जेड और सी। तो अब ये बताओ कि ये जो सी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट हुआ एज अ पार्टनर, तो क्या इसका एडमिट होना सही है कि गलत है? तो इसके लिए लॉ का कहना है कि ये बिल्कुल सही है। आप किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी माइनर के साथ कोई भी नई पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक शर्त और रखी गई है कि अगर कोई माइनर किसी एग्जिस्टिंग फॉर्म में एज अ पार्टनर एडमिट होता है तो उसके एडमिट होने से पहले जो उस पार्टनरशिप के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, यानी जो अदर पार्टनर्स होंगे, उनकी कंसेंट होनी जरूरी है, यानी वो सभी का अप्रूवल चाहिए। तो उसके बाद ही जो है आप किसी माइनर को एज अ पार्टनर अपॉइंट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल में जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके बारे में इतनी बात कही गई है, बाकी डिटेल में इसके बारे में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर कैन बी एन एजेंट। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? बिल्कुल, माइनर एज एन एजेंट अपॉइंट हो सकता है। कोई भी पर्सन किसी माइनर को जो है अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने किसी माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट किया, उसके बाद उस माइनर ने कुछ भी गड़बड़ करी, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो अनइंटेंशनली, उसके लिए वो माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। ए बी दो पर्सन है, ए जो है मेजर है, बी जो है माइनर है। ए के पास एक कार है जो वो बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसने बी को अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया और बी को बोला कि मेरी ये कार बिकवा दो। अब बी जो है वो माइनर है। अब क्या ए बी को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बी माइनर होते हुए भी एज एन एजेंट अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर ए जो है वो प्रिंसिपल हो गया, बी जो है वो एजेंट हो गया। तो ए ने बी से कहा कि मेरे पास एक कार है, वो कार को जो है तुम 2 लाख रुपए में बिकवा दो। बी ने बोला ठीक है बिकवा देता हूँ। बी ने अपने दोस्त सी को फोन किया और बोला कि मेरे पास एक कार आई है, काम कर तू खरीद ले। तू कह ही रहा था कार खरीदनी है मुझे। तो सी जो है फटाफट बी के पास आया, सी ने 2 लाख रुपए बी को दिए, बी ने जो है उस कार को सी को दे दिया और बी ने जो है उस पैसे को लाके ए को दे दिया। तो कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए ने बी को कहा था कि ये कार जो है 2 लाख रुपए में बेचना, लेकिन बी ने जो है उस कार को सी को 3 लाख रुपए में बेच दिया, 2 लाख की जगह 3 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट बीच में अपना बना लिया और वो कार 3 लाख रुपए में सी को बेच दी। अब ए को तो नहीं पता कि वो कार 3 लाख रुपए में बिकी है, जबकि उसने तो 2 लाख का था। तो अब यहाँ पर ये बताओ, अगर मान लो कल को पता भी चल जाता है ए को कि बी ने उसकी कार 3 लाख रुपए में बेची है, तो क्या वो उससे उस पैसे की रिकवरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि बी माइनर है। माइनर के खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, वो पर्सनली लायबल नहीं है। अब अगर इससे भी बुरा हो जाता, ये तो फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसको 2 लाख रुपए तो मिले कम से कम। अब अगर ऐसा हो जाए कि बी जो है पूरा का पूरा पैसा लेके गायब हो जाए, ए को पैसा ही ना वापस करे, तो अब ये बताओ यहाँ पर जो है ए क्या बी के खिलाफ केस कर सकता है? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तब भी पर्सनली लायबल नहीं है। उसने उसको एजेंट तो बना लिया, लेकिन रिस्क तो सारा का सारा ए का ही है। तो माइनर जो है एज एन एजेंट अपॉइंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ करी तो वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। तो माइनर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और एंडोर्स भी कर सकता है। लेकिन अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमारा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और भी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको पता है। तो कोई भी माइनर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है। लेकिन उसमें आगे जाके कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर कैन हैव अ अकाउंट इन द बैंक। माइनर का बैंक में बैंक अकाउंट भी हो सकता है। माइनर जो है बैंक अकाउंट खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेस। अगर उसने कोई सामान परचेस किया तो उसके अगेंस्ट में वो चेक दे भी सकता है। लेकिन अगर कल को वो चेक बाउंस हो जाता है तो क्या उसमें माइनर लायबल होगा? उसमें भी माइनर लायबल नहीं होगा। अगर मान लो माइनर ने किसी शॉप
से जाके कुछ परचेस करा और बदले में जो है सामने चेक दे दिया शॉपकीपर को। अब ये बताओ कल को चेक बाउंस हो जाता है तो क्या शॉपकीपर माइनर के ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइनर जो है पर्सनली लायबल नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर एज एन इंस्टॉलमेंट। क्या माइनर इंस्टॉलमेंट हो सकता है? तो माइनर कभी भी इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया। दिवालिया कोई पर्सन कैसे होता है? कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट कैसे होता है? जब उसकी एसेट कम हो जाती है और उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी उसके पास उतनी एसेट नहीं होती कि वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, तभी वो पर्सन दिवालिया कहलाता है, तभी वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है कि उसके पास अपने डेट चुकाने का पैसा नहीं है। लेकिन क्या माइनर की कभी कोई लायबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं होती। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता। तो माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। माइनर ने किसी को पैसा नहीं चुकाना होता। माइनर के पास जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एसेट होता है। तो जब कोई पर्सन के पास सिर्फ एसेट होगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, तो वो कभी इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकता। तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर एज इंस्टॉलमेंट। दिस इज सो बिकॉज ऑल एग्रीमेंट विद अ माइनर आर एब्सोल्युटली वॉइड। मोरओवर द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी डेट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज माइनॉरिटी। तो माइनर चाहे किसी से भी उधार ले ले, कुछ कर ले, लेकिन अगर उसने वो पैसा नहीं चुकाया तो कोई भी उससे पर्सनली रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर कभी भी किसी भी चीज के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया नया, रेटिफिकेशन। आपने अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलतियों को सुधारना। वहां पर हमसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते समय जो गलतियां हो जाती थी उसको हम सुधारते थे, सही करते थे, तो उसको हम बोलते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन यहाँ पर वर्ड है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल। मतलब आपने कोई काम कर दिया और करने के बाद आप उस काम का अप्रूवल मांग रहे हो। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है एक बार देख लेते हैं। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज void ab initio and a void agreement can never be ratified। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे सामने, X a minor makes a promissory note in name of Y on attaining majority he cannot ratify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void being without consideration। तो यहाँ पर दो पर्सन है, एक है X, दूसरा है Y। X जो है हमारा माइनर है और Y जो है वो मेजर है। अब यहाँ पर X ने जो है Y से कुछ उधार लिया है, सपोज 20,000 का उधार लिया है X ने Y से। अब X ने जो है बदले में Y को एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया और बोल दिया कि मैं 1 साल बाद जो है तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। Y ने बोला ठीक है। अब जिस टाइम पर ये प्रॉमिस हो रहा था, प्रॉमिसरी नोट दिया जा रहा था, उस समय पर X की एज जो थी वो 17 साल 6 महीने थी, यानी X जो है अभी मेजर नहीं हुआ था, X अभी भी माइनर ही था। अब लगभग 8 महीने बाद जो है Y को पता चला कि अगर कोई भी एग्रीमेंट माइनर के साथ करा जाए तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, और कल को अगर X ने पैसा वापस करने से मना कर दिया तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, तो ये तो मैंने गलत कर दिया, मेरा पैसा डूब भी सकता है। तो Y जो है फटाफट भाग के X के पास गया और X के पास जाके बोला कि मैंने तुम्हें 8 महीने पहले लोन दिया था और तुमने बदले में मुझे एक प्रॉमिसरी नोट दिया था, और उस समय पर तुम 17 साल 6 महीने के थे, उस बात को 8 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अब तो तुम 18 साल के हो गए, अब तुम एक काम करो, मुझे एक नया प्रॉमिसरी नोट दे दो कि तुम मेरा पैसा लौटा दोगे। तो X ने बोला ठीक है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, तो अभी 8 ही महीने हुए हैं, 4 महीने और बाकी हैं, मैं तुम्हारा पैसा 4 महीने बाद लौटाऊंगा, ये लो मैं तुम्हें नया प्रॉमिसरी नोट बना के दे देता हूं। तो X ने जो है Y को नया प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया। अब दो सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं। सबसे पहला सवाल, X ने जो नया प्रॉमिसरी नोट Y को दिया था जब X माइनर था, उस टाइम पर जो प्रॉमिसरी नोट बनाया गया था और वो Y को दिया गया था, वो प्रॉमिसरी नोट तो इनवैलिड था, वो तो वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन जब दूसरी बार प्रॉमिसरी नोट दिया गया उस टाइम पे तो X मेजर था, तो सेकंड टाइम वाला प्रॉमिसरी नोट तो वैलिड होना चाहिए। जो सेकंड टाइम पे X ने प्रॉमिसरी नोट दिया Y को जब X 18 साल का हो चुका था, यानी मेजर हो चुका था, तो लॉ कहता है कि वो भी इनवैलिड है, क्योंकि दूसरी बार जब X जो है Y को प्रॉमिसरी नोट दे रहा है कि मैं तुम्हारे 20,000 रुपीस लौटा दूंगा, तो यहाँ पर बताओ दूसरी बार Y ने X को क्या दिया। अब आप कहोगे कि X ने पहली बार पैसे ले तो लिए थे Y से, तो उसके बदले में ही तो प्रॉमिसरी नोट दिया जा रहा है। तो लॉ ने कहा कि पहली बार का हमें नहीं पता, जब X माइनर था उस टाइम पर हमें कुछ नहीं पता कि Y ने X को पैसा दिया कि नहीं दिया। जब X माइनर था तो उस टाइम पर X कुछ भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तब से देखेंगे जब X मेजर होगा। तो जब X मेजर हुआ उसके बाद तो Y ने X को कोई पैसा नहीं दिया, तो किस बात का प्रॉमिसरी नोट दे रहा है X Y को, कौन सा पैसा चुकाना है। लॉ की नजरों में तो Y ने X को कोई पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि जब X माइनर था उस टाइम पर X का करा गया कोई भी एग्रीमेंट, X ने कोई भी पैसा लिया, कोई भी लेन देन किया, वो इनवैलिड है, वो वॉइड है लॉ की नजरों में। तो यहाँ पर रूल सिंपली यही बना कि अगर कोई माइनर ने अपनी माइनॉरिटी के टाइम पर कोई एग्रीमेंट किया हो तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से इनवैलिड है, पूरी तरीके से वॉइड है। लेकिन अगर वो उस एग्रीमेंट को मेजर होने के बाद रेटिफाई करना चाहे, रेटिफाई का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना चाहे उस एग्रीमेंट को, तो माइनर ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पर सवाल यह आ जाएगा कि माइनर को बदले में क्या मिल रहा है। माइनर को तो बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, और विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट इनवैलिड होता है, हमें ये बात अच्छे से पता है। तो X यहाँ पर अगर मेजर होने के बाद Y को नया वाला प्रॉमिसरी नोट देता है, तो सवाल ये आएगा कि Y बदले में X को क्या देगा।
वाई ने जो पहले 20,000 दिए थे उसको तो लॉ मानता ही नहीं। तो यहाँ पर एक्स अगर अपने मेजर होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना चाहता है यानी रेटिफाई करना चाहता है प्रॉमिसरी नोट को, तो वो नहीं कर सकता, कैन नॉट रेटिफाई इट इफ ही मेक्स अ न्यू प्रॉमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ वन। हियर द न्यू प्रॉमिसरी नोट व्हिच ही एग्जीक्यूटेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी इज आल्सो वॉइड बीइंग विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर कंसिडरेशन का मामला सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। जो आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो तो वॉइड एब इनिशियो हो गया। तो जब आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो आप रेटिफाई किस चीज को कर रहे हो? इनवैलिड एग्रीमेंट को, जो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है उस वॉइड एग्रीमेंट को आप दोबारा से रेटिफाई कैसे कर सकते हो? एक बार जो खत्म हो गया उसको सब्सिक्वेंट अप्रूवल मिल ही नहीं सकता, वो वापस सही हो ही नहीं सकता। तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड मेजर, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर और मेजर मिलकर करते हैं, इकट्ठे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा यहाँ पर। इन सच अ केस द मेजर पर्सन विल लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। तो जब भी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा जो माइनर और मेजर मिलकर करेंगे यानी कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें लायबिलिटी सिर्फ मेजर की बनेगी, यानी जो मेजर पर्सन होगा वही लायबल होगा, क्योंकि माइनर की तो कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एक ध्यान से सुनो। ए और बी दो पर्सन है, ए माइनर है बी मेजर है। दोनों जो है एक दिन जाते हैं कार के शोरूम में कार खरीदने के लिए। तो वहां पर उसको सी मिलता है जो कि कार डीलर है। तो वो अलग अलग कार के मॉडल देख के जो है एक कार फाइनल करते हैं और उस कार को परचेस करते हैं, और वो कार है 5 लाख रुपीस की। और पेमेंट के बदले सामने जो है कार डीलर को प्रॉमिसरी नोट देते हैं। अब ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है आपको पता है? प्रॉमिसरी नोट मतलब एक रिटर्न प्रॉमिस दिया जाता है कि हम तुम्हारे पैसा इतनी तारीख को दे देंगे। अब यहाँ पर दो सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल, ये जो प्रॉमिसरी नोट दिया गया है ए और बी की तरफ से, ये प्रॉमिसरी नोट क्या वैलिड है? क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो माइनर है, तो क्या ए और बी मिलकर एक जो प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं यानी जॉइंट प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? तो यहाँ पर लॉ की तरफ से कहना है कि जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, पूरी तरीके से वैलिड होता है। एक माइनर और एक मेजर मिलकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉमिसरी नोट ए और बी की तरफ से सी को दिया गया है वो प्रॉमिसरी नोट बिल्कुल वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। अगर कल को ए और बी पैसा नहीं चुकाते सी का, तो सी जो है इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन सी जो है कोर्ट में केस सिर्फ बी के खिलाफ कर सकता है, ए के खिलाफ कोर्ट में केस भी नहीं हो सकता, और ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ए माइनर है और माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्ट भले ही दोनों बनाए, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, लेकिन लायबिलिटी सिर्फ मेजर पर्सन की रहेगी, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो क्लियर हो गया आपको? इसके ऊपर हमारे केस लॉ भी है, सेनदास वर्सेस रामचंद। ये केस क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम वाज अ माइनर। तो यहाँ पर जॉइंट परचेजिंग करी गई है, तो दो लोग हैं यहाँ पर जिसमें से एक माइनर है, तो दो में से एक माइनर है, यानी एक माइनर है और एक मेजर है, तो वही केस आ गया। इट वाज हेल्ड दैट द वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। तो यहाँ पर दोनों ने सामान तो मिलकर खरीद लिया, लेकिन जब पैसा देने की बारी आएगी तो वेंडर सिर्फ मेजर पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है, मेजर पर्सन से ही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, माइनर की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है। आपको पता है जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर के बेनिफिट की बात आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, लेकिन जब बात माइनर की लायबिलिटी की आती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। तो लॉ ने माइनर को सभी तरीके के बेनिफिट के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउड करा हुआ है। अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और अ प्रॉमिसी। माइनर बेनिफिशियरी भी हो सकता है, प्रॉमिसी भी हो सकता है। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको फायदा मिलने वाला है। तो अगर कोई पर्सन माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माइनर जो है बेनिफिशियरी भी हो सकता है, प्रॉमिसी भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू अ माइनर इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय हिम। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए किया जाएगा, माइनर के बेनिफिट के लिए किया जाएगा, तो माइनर उसको एनफोर्स करवा सकता है और अपना बेनिफिट क्लेम कर सकता है। दस अ माइनर इज कैपेबल ऑफ परचेजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकता है। सिमिलरली अ माइनर आल्सो एनफोर्स अ प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर। तो अगर किसी ने माइनर को कोई प्रॉमिसरी नोट दिया है, यानी माइनर के फेवर में प्रॉमिसरी नोट दिया गया है, और कल को अगर माइनर को प्रॉमिसरी नोट के बदले में पैसा नहीं मिलता तो माइनर उस प्रॉमिसरी नोट को एनफोर्स करवा सकता है, यानी उस प्रॉमिसरी नोट को लेकर कोर्ट में जा सकता है, अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो अगर कुछ माइनर को मिल रहा है तो वो बिल्कुल वैलिड है, पूरी तरीके से एनफोर्सेबल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए अ माइनर एडवांस सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी, बी एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज फॉर हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ए एज अ सिक्योरिटी ऑफ मनी एडवांस बाय हिम। तो यहाँ पर क्या है, ए एक पर्सन है जो कि माइनर है, वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कुछ पैसा जो है एडवांस देता है, यानी लोन के तौर पे उधार देता है बी को, और बदले में बी जो है ए के पास अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज के तौर पे रखता है, यानी गिरवी रखता है एज अ सिक्योरिटी ऑफ मनी, कि अगर कल को बी ए का पैसा नहीं चुकाता तो वो प्रॉपर्टी जो है या तो ए की हो जाएगी या ए उसको बेचकर पैसा रिकवर कर सकता है। इन दिस केस द मॉर्गेज कैन बी एनफोर्स्ड बाय ए एज द ट्रांजैक्शन इज फॉर हिज बेनिफिट।
यहाँ पर ए के बेनिफिट की बात हो रही है, तो बी अगर कल को उधार नहीं चुकाता तो ए का नुकसान हो जाएगा, तो ए का नुकसान तो लॉ होने नहीं देगा, ए माइनर है, तो माइनर के पास पूरी पावर है कि वो मॉर्गेज को एनफोर्स कराकर अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो ये हमारा एक केस लॉ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर एज ए शेयर होल्डर। क्या माइनर किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो सकता है? अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इफ माइनर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर शेयर द कंपनी विल रिफ्यूज टू अलॉट हिम शेयर बिकॉज बीइंग इनकॉम्पिटेंट ही विल हैव नो लायबिलिटी टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स। तो यहाँ पर माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कभी भी किसी की भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। अगर माइनर शेयर के लिए कंपनी के अंदर एप्लीकेशन भी देता है तो कंपनी जो है उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देगी, क्योंकि अगर शेयर अलॉट हो गए तो शेयर के बदले में पैसा भी देना पड़ता है, और माइनर से पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो कंपनी ने अगर शेयर अलॉट कर दिया तो कंपनी माइनर से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए साफ साफ बोल दिया गया है कि माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं होगा। अगर माइनर शेयर के लिए अप्लाई भी करता है तो कंपनी उसको रिफ्यूज कर देगी, और अगर गलती से कंपनी ने माइनर को शेयर अलॉट कर भी दिए तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी जो है शेयर को रिसाइन कर सकती है। रिसाइन का मतलब क्या होता है? रिसाइन का मतलब होता है टू टेक बैक, कभी भी वापस ले सकती है। हाउएवर अ माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर, लेकिन दो कंडीशन ऐसी होती है जहां पर माइनर जो है शेयर होल्डर बन भी सकता है। अब वो दो कंडीशन कौन सी होती है, ध्यान से सुनो। अ माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ फुली पेड शेयर्स थ्रू ट्रांसफर और ट्रांसमिशन फ्रॉम द गार्जियन। अब देखो यहाँ पर माइनर को शेयर होल्डर क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्योंकि बदले में माइनर से पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। शेयर के ऊपर जो लायबिलिटी बनेगी वो पैसा हम माइनर से मांग नहीं सकते, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कभी किसी फुली पेड शेयर होल्डर की डेथ हो जाए और बदले में वो शेयर जो है उसके सन को ट्रांसफर हो जाए, और जो सन है वो माइनर हो, तो अब क्या होगा? अब जो सन है वो शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शेयर है वो फुली पेड शेयर है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। शेयर होल्डर पहले ही उस शेयर के ऊपर पूरा पैसा पे कर चुका है, तो अब माइनर सन की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अब माइनर को उस शेयर के बदले सिर्फ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ देना नहीं है। कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, लेकिन देना सामने से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो इस केस में जो है माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। ये फुली पेड शेयर होनी चाहिए, ध्यान से देखो, फुली पेड शेयर लिखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से शेयर ट्रांसफर होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ये जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है। और अगर वॉलंटरी फुली पेड शेयर ट्रांसफर करे जाएं किसी माइनर को तो उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। तो वॉलंटरी आप जो है फुली पेड शेयर ट्रांसफर कर सकते हो किसी माइनर को, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शेयर फुली पेड होने चाहिए। या फिर जो है अगर ट्रांसमिशन के थ्रू होता है यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डेथ के केस में होता है तो उस केस में भी कोई माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम माइनर से पैसा रिकवर करना था, लेकिन फुली पेड शेयर के अंदर तो पैसा लेने की कोई बात नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्योरिटी फॉर अ माइनर। माइनर के लिए क्या कोई पर्सन श्योरिटी बन सकता है? अब ये श्योरिटी क्या होता है, इसके लिए हमें समझना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और उसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सबसे पहले समझते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने, ध्यान से देखो। एक पर्सन है क्रिश जो कि माइनर है, वो जाता है मिस्टर वाई के पास। मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई की मोबाइल की दुकान है। तो क्रिश जो है मिस्टर वाई के पास जाता है और जाके कहता है मेरे को एक मोबाइल खरीदना है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं आपको कुछ समय बाद जो है पैसा दे दूंगा, तो आप मेरे को जो है मोबाइल दे दो। अब मिस्टर वाई मना कर देता है। मिस्टर वाई कहता है कि मैं आपको अच्छे से जानता नहीं, तो मैं आपको मोबाइल उधार क्यों दूं? आप एक काम करो, आप जो है एक गारंटर लेकर आ जाओ जो आपके फेवर में जो है गारंटी दे देगा कि आप पैसा पे कर दोगे, उसके बाद ही मैं आपको मोबाइल दे सकता हूँ। तो क्रिश गया मिस्टर एक्स के पास। क्रिश जो है मिस्टर एक्स को अच्छे से जानता है और मिस्टर एक्स भी क्रिश को बहुत अच्छे से जानता है। तो क्रिश गया मिस्टर एक्स के पास और जाकर बोला कि मेरे को एक मोबाइल परचेस करना है, तो आप जो है मिस्टर वाई को गारंटी दे दो मेरे लिए कि मैं पैसा चुका दूंगा। अब मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को भी अच्छे से जानता है और मिस्टर वाई भी मिस्टर एक्स को अच्छे से जानता है। तो मिस्टर एक्स गया मिस्टर वाई के पास और जाकर बोला कि ये जो क्रिश है इसको मोबाइल दे दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये पैसा चुका देगा। मिस्टर वाई ने बोला कि अगर इसने पैसा नहीं लौटाया तो क्या होगा? मिस्टर एक्स ने बोला कि अगर इसने पैसा नहीं लौटाया तो इसका पैसा मैं लौटा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप इसको मोबाइल दे दो। तो मिस्टर वाई तैयार हो गया, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है उसके रेगुलर कस्टमर थे और मिस्टर एक्स पे जो है मिस्टर वाई को पूरा विश्वास था। तो मिस्टर एक्स के कहने पे मिस्टर वाई ने क्रिश को मोबाइल दे दिया उधार में। अब देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने क्या वर्ड बोले थे। मिस्टर एक्स ने बोला था कि अगर क्रिश जो है मोबाइल के पैसे पे नहीं करेगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इन बातों को सुन के आपको क्या लगता है कि पहली लायबिलिटी किसकी बनती है पैसा चुकाने की? क्रिश की कि मिस्टर एक्स की? क्रिश की बनती है ना, सीधे सीधे। पहले पैसा जो है क्रिश चुकाएगा, अगर क्रिश नहीं चुका पाया तो मिस्टर एक्स की बात आएगी। तो पहली लायबिलिटी क्रिश की बनेगी। तो जिसको पैसा देना होता है वो होता है डेटर और जिसने पैसा लेना होता है वो होता है हमारा क्रेडिटर। तो क्रिश हमारा डेटर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो क्रिश को एक स्पेशल नाम देता है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया प्रिंसिपल डेटर, यानी फर्स्ट लायबिलिटी क्रिश की है। तो क्रिश हमारा प्रिंसिपल डेटर कहलाता है और जो हमारा एक्स है जिसकी सेकेंडरी लायबिलिटी बनती है,
सेकेंडरी लायबिलिटी इसीलिए है क्योंकि पहली लायबिलिटी क्रिश की है, क्रिश ने अगर पैसा नहीं दिया तो मिस्टर एक्स की बात आएगी, तो मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा, तो मिस्टर एक्स की यहाँ पर सेकेंडरी लायबिलिटी बनेगी और ये लायबिलिटी कंडीशनल कहलाएगी। कंडीशनल क्यों है? क्योंकि क्रिश ने नहीं दिया तो मिस्टर एक्स देगा, तो मिस्टर एक्स की लायबिलिटी जो है कंडीशनल लायबिलिटी कहलाएगी। मिस्टर एक्स को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ने एक नाम दिया है जो कि है श्योरिटी, यानी जो पर्सन गारंटी देगा वो श्योरिटी कहलाएगा। उसने श्योरिटी दी है क्रेडिटर को कि प्रिंसिपल डेटर पैसा दे देगा, तो जो पर्सन गारंटी देगा वो उसको कहते हैं हम श्योरिटी, और जिसको गारंटी दी जाती है वो होता है हमारा क्रेडिटर, जिसके लिए गारंटी दी जाएगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। तो तीन पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। अब यहां पर देखो प्रिंसिपल डेटर जो कि क्रिश है वो हमारा माइनर है, और जो श्योरिटी है मिस्टर एक्स वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वो मेजर भी है, साउंड माइंड भी है और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ भी नहीं है। तो मिस्टर एक्स जो है पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रिश, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड है, पूरी तरीके से एनफोर्सेबल है। तो यहां पर जो क्रिश है वो माइनर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहता है कि प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है, लेकिन श्योरिटी जो पर्सन गारंटी देता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होना चाहिए। तो मिस्टर एक्स का यहाँ पर मेजर होना जरूरी है, ना कि प्रिंसिपल डेटर का। प्रिंसिपल डेटर यानी क्रिश हमारा माइनर हो सकता है, कल को अगर क्रिश पैसा ना चुकाए तो क्रेडिटर जो है पैसा श्योरिटी से रिकवर कर सकता है। श्योरिटी मेजर होना चाहिए, श्योरिटी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल डेटर माइनर होगा तो भी काम चल जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स गारंटेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल फोन बाय क्रिश अ माइनर फ्रॉम मिस्टर वाई। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर वाई। अगर क्रिश पैसा नहीं पे करता तो मिस्टर एक्स लायबल होगा मिस्टर वाई को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी यही बात बोली गई है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन द मेजर पर्सन स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर देन ही कैन बी लायबल टू द थर्ड पार्टी एज देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द थर्ड पार्टी। अगर मेजर पर्सन श्योरिटी बनता है किसी माइनर का, यानी मेजर पर्सन जो है वो गारंटी दे रहा है माइनर के लिए, और अगर कल को माइनर पैसा नहीं पे करता, माइनर पैसा पे करने में फेल हो जाता है, तो जो मेजर पर्सन होगा वही लायबल होगा थर्ड पार्टी को पैसा पे करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट सेम ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो श्योरिटी और थर्ड पार्टी के बीच में। तो फाइनल लायबिलिटी किसकी बनेगी? श्योरिटी की। तो श्योरिटी हमारा कभी भी माइनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर्स प्रॉपर्टी लायबल फॉर नेसेसरीज। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड होते हैं, एक होता है नेसेसिटीज, दूसरा होता है नेसेसरीज। यहाँ पर नेसेसरीज लिखा है ना कि नेसेसिटीज। नेसेसिटीज होता है हमारा फूड क्लोथ शेल्टर, जो हमारे जीने के लिए जरूरी होता है, नेसेसरी फॉर लाइफ होता है। लेकिन नेसेसरी जो है एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर टर्म है। इसके अंदर फूड क्लोथ शेल्टर के साथ और भी कई सारी चीजें आती हैं जो इसेंशियल फॉर लाइफ होती हैं। ये नेसेसरी फॉर लाइफ नहीं है लेकिन इसेंशियल फॉर लाइफ है। जैसे फूड क्लोथ शेल्टर के साथ साथ इसके अंदर हमारा एजुकेशन आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो कई सारी और भी चीजें आ जाती हैं जो essential for life होती हैं। Sometimes a person supply necessary to a minor. In such cases, the supplier of the necessaries can claim reimbursement from the property of minor, but not personally from the minor. तो अगर कभी किसी पर्सन ने माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी, यानी नेसेसरी आइटम जो होती हैं वो सप्लाई करी, तो उस पर्सन के पास ये राइट होगा कि वो उस नेसेसरीज का जितना भी पैसा बनता है वो उस पैसे को क्लेम कर सकता है, रीइंबर्समेंट ले सकता है उस पैसे का। लेकिन उस पैसे को देने के लिए माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको वो पैसा मिल सकता है। तो अगर बात करें नेसेसरीज के अंदर क्या क्या आता है, तो लॉ ने नेसेसरीज के अंदर कुछ आइटम बता रखे हैं। नेसेसरीज मींस दोज थिंग व्हिच आर एसेंशियल नीडेड बाय अ माइनर, जो माइनर के लिए एसेंशियली नीडेड है। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरी, कॉस्टली, अननेसेसरी और कंफर्ट आर्टिकल्स। तो इसके अंदर लग्जरी, कॉस्टली, अननेसेसरी, कंफर्ट आर्टिकल इंक्लूड नहीं होगा। अगर इस तरीके की कोई चीज माइनर को सप्लाई करी जाती है तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसकी रीइंबर्समेंट नहीं हो सकती, माइनर की प्रॉपर्टी से भी नहीं होगी। तो माइनर को सिर्फ एसेंशियल आइटम यानी नेसेसरी आइटम ही सप्लाई करनी है। एक्सपेंसेस ऑन माइनर फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टेटस इन इन्फेंट लाइफ यानी चिल्ड्रन लाइफ सच एज वॉच और अ बाइसाइकिल एक्सेट्रा कम विद इन द स्कोप ऑफ वर्ड नेसेसरी। तो नेसेसरी के अंदर ये सब चीजें आती है, हमारा फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्टेटस इन इन्फेंट लाइफ यानी चिल्ड्रन को बेसिक लाइफ जीने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है, वॉच, बाइसाइकिल, ये सब हमारा नेसेसरी के अंदर कवर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बी अ माइनर इज इल एंड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन एंड अ नेबर अरेंज फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्पेंड हिज मनी, ही इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी। तो बी एक माइनर है, वो बीमार हो गया, उसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, तो एन यहाँ पर जो बी का नेबर है उसने फटाफट जो है बी के लिए कोई डॉक्टर को बुलाया और उसके लिए उसने अपनी जेब से पैसा पे किया। तो यहाँ पर एन के पास राइट आ गया कि वो जो है माइनर के प्रॉपर्टी से अपने पैसे की रीइंबर्समेंट ले सकता है, यानी अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप
for her online classes of rupees 70,000 on credit for a shop, but her asset could pay only 20,000. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only amount recoverable through her asset, that is up to 20,000. तो यहाँ पर श्रुति जो कि एक माइनर है, तो वो एक दिन लैपटॉप लेने के लिए एक लैपटॉप की शॉप पे गई, वहां से जो है 70,000 का लैपटॉप परचेज करा क्रेडिट में। लेकिन अब जब बात आई पैसा पे करने की, तो पता चला कि श्रुति के पास जो एसेट है वो एसेट सिर्फ 20,000 रुपीज की है और वो लैपटॉप लेकर आ गई 70,000 का। अब शॉपकीपर जो है श्रुति से सिर्फ 20,000 की रिकवरी कर सकता है, क्योंकि श्रुति पर्सनली लायबल नहीं है पैसा पे करने के लिए। उसके पास जितनी एसेट है उतनी की रिकवरी हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एम इज अ माइनर हु ब्रोक हिज राइट लेग इन अ फुटबॉल मैच। ही एंगेज्ड अ डॉक्टर टू सेट इट। डज द डॉक्टर हैव वैलिड क्लेम फॉर हिज सर्विस? तो यहाँ पर डॉक्टर अपने पैसे को क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये मेडिकल अटेंशन की बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, तो यस डॉक्टर हैव ए वैलिड क्लेम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अगर गार्जियन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या माइनर के ऊपर अप्लाई होगा? माइनर उसके लिए लायबल होगा? तो देख लेते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर बाय हिज गार्जियन। तो गार्जियन के पास पावर होती है कि गार्जियन जो है माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर व्हिच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस एंड व्हिच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट which the minor can enforce। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है माइनर के लिए, यानी माइनर के बिहाफ पे गार्जियन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, माइनर उसको एनफोर्स करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन डाल दी गई हैं। गार्जियन कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा माइनर के बिहाफ पे या माइनर के लिए, तो वहां पर जो है गार्जियन के पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी गार्जियन जो है कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन करता है माइनर के बिहाफ पे, तो वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और गार्जियन के पास पावर होनी चाहिए माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो दो कंडीशन यहाँ पर लगा दी। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तो गार्जियन के द्वारा माइनर के लिए करा गया कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होगा और माइनर उसको एनफोर्स करवा सकता है। हाउएवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इज नॉट वैलिड। हालांकि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो गार्जियन की तरफ से माइनर के बिहाफ पे करे जाएंगे वो वैलिड नहीं होंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे? द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गार्जियन जो है माइनर के बिहाफ पे माइनर के लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है या माइनर की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है। अगर उसको ऐसा करना है माइनर के बिहाफ पे माइनर की कोई प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्जियन। सर्टिफाइड गार्जियन कौन होता है? जिस गार्जियन को कोर्ट ने अपॉइंट किया है, यानी कोर्ट्स ऑफ वार्ड, मैंने आपको बताया था बच्चों की कोर्ट, तो वहां पर जो है गार्जियन के पास पावर है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि माइनर की प्रॉपर्टी को सेल क्यों कराया जाएगा? आखिर माइनर को किसका पैसा पे करना है जो उसको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है? तो अगर कभी माइनर को किसी ने कोई नेसेसरी सप्लाई करी हो, हम देख के आते ऊपर अपने पिछले पॉइंट के अंदर, अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई करता है तो वो उस नेसेसरी अमाउंट की रिकवरी कर सकता है माइनर की प्रॉपर्टी से। तो अगर कभी नेसेसरी सप्लाई की पेमेंट करनी हो तो माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर को कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अ माइनर एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, द कोर्ट नेवर डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट बाय हिम। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? अगर मान लो दो पर्सन है, ए और बी, ए के पास दो कार है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी व्हाइट कार तुझे बेचूंगा। बी ने बोला ठीक है मैं तेरे से व्हाइट कार खरीदूंगा। बी ने जो है पैसा पे कर दिया ए को और ए ने जो है बदले में उसको ब्लैक कार दे दी, लेकिन बी ने लेने से मना कर दी। बी बोला कि हमारे बीच तो व्हाइट कार की बात हुई थी, तो तू ब्लैक कार कैसे दे सकता है मुझे तो व्हाइट कार ही चाहिए। अब ये बोला कि मैंने गलती से तुझे व्हाइट कार बोल दिया था, व्हाइट कार तो मैं बेचना चाहता ही नहीं हूँ, तू ब्लैक कार ले ले। बी चला गया कोर्ट में। बी ने कोर्ट में जाके बोला कि हमारे बीच जो है व्हाइट कार को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब मैं इसको पैसा पे कर रहा हूँ, ये मेरे को बदले में जो है ब्लैक कार दे रहा है। तो कोर्ट जो है यहाँ पर एक को ऑर्डर दे सकता है कि तुम्हें जो है अब अपनी व्हाइट कार देनी होगी, तुम मना नहीं कर सकते। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुमने कही थी वो तुम्हें पूरी करनी होगी। एक बार तुमने बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब तुम पलट नहीं सकते। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का ऑर्डर दिया गया मिस्टर ए को। लेकिन जब बात माइनर की आ जाती है तो माइनर के केस में कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर इसकी बजाय यहाँ पर ए जो है माइनर होता और उसने बी के साथ इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता, तो कोर्ट के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं होती कि वो माइनर को ऑर्डर दे सके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट ही वॉइड है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है उसके ऊपर कोर्ट फैसला कैसे सुना सकता है, कोई डिसीजन कोर्ट कैसे दे सकता है? तो कोर्ट कभी भी जो है माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। लायबिलिटी ऑफ माइनर पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आता है, कोई लायबिलिटी अपने ऊपर लेकर आता है, तो क्या उसके लिए माइनर के पेरेंट्स लायबल होंगे? अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आता है उसमें कल को कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या माइनर के पेरेंट्स की लायबिलिटी बनेगी? तो वही देख लेते हैं एक बार। द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट
do not impose any liability on his parents or guardian even if the contracts are for necessary। तो माइनर के द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी नहीं इंपोज करेगा। माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाए वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर का ही माना जाएगा और माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। माइनर के पेरेंट्स और गार्जियन की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर को नेसेसरी सप्लाई करने का ही क्यों ना हो। अगर किसी ने माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी है और माइनर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो माइनर की प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकता है नेसेसरी का, लेकिन माइनर के पेरेंट्स लायबल नहीं होते कि वो माइनर की नेसेसरीज की पेमेंट करें। अब वो बात अलग है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर पेरेंट्स ही बच्चों की गलतियों के लिए लायबल होते हैं या पेरेंट्स ही बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉ कभी भी मोरल ग्राउंड्स पे कोई डिसीजन नहीं देता, कोई रूल नहीं बनाता। मोरली क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन लीगली आप माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन से कोई पैसा नहीं ले सकते। पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ अ माइनर मे पे मनी बोरोड बाय हिम जस्ट आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट। एग्जांपल देखते हैं। रीचा माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट हर पेरेंट विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी। तो रीचा जो कि एक माइनर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ गई किसी स्कूटी डीलर से और स्कूटी लेकर आ गई, स्कूटी परचेस करके आ गई और डीलर को बोल दिया कि इस स्कूटी की पेमेंट जो है मेरे पेरेंट्स कर देंगे। तो डीलर ने जो है लेटर सेंड कर दिया रीचा के पेरेंट्स के पास पैसों के लिए। अब यहाँ पर जो रीचा के पेरेंट्स है वो लायबल नहीं है पैसा पे करने के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट करा गया है ये माइनर की तरफ से करा गया है और पेरेंट्स की एब्सेंस में करा गया है। पेरेंट्स को किसी तरीके की कोई नॉलेज नहीं थी, तो पेरेंट्स की यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती स्कूटी का पैसा देने की। लास्ट पॉइंट है हमारा 16th पॉइंट, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स क्या होता है? टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। तो अगर किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग किया गया तो जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो कोर्ट में जा सकती है, केस फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर माइनर की अगर बात करूं, अगर माइनर कोई सिविल रॉन्ग करता है, इफ अ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज ही कैन नॉट बी सूड आइदर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच और इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस फॉर टॉर्ट because this would be indirectly enforcing the agreement which is void। तो अगर माइनर कभी भी अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट कर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है, यानी माइनर अपनी एज गलत बताता है और बोलता है कि मैं मेजर हूं और ऐसा बोलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो ये भी तो सिविल रॉन्ग के अंदर आया। लेकिन यहाँ पर माइनर के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, माइनर से कोई डैमेजेस की रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर माइनर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी सिविल रॉन्ग के केस में। हाउएवर द लायबिलिटी फॉर टॉर्ट अराइज, यहाँ पर माइनर की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बट नॉट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। एक केस ऐसा बनता है जहां पर जो है माइनर की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है अगर वो किसी तरीके का कोई सिविल रॉन्ग करता है यानी टॉर्ट करता है। वो केस कौन सा होगा? बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस नॉट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में माइनर के ऊपर कभी लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर माइनर ने कोई लापरवाही करी जिसकी वजह से कोई सिविल रॉन्ग हुआ तो माइनर की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। हमारा एक केस लॉ है बर्नेट वर्सेस हैगिस का। ये केस है 1863 का। इस केस में क्या हुआ था? A minor hired a horse from B for the purpose of riding. He was given strict instruction not to jump with the horse. A lent the horse to his friend C, who killed the horse by making it to jump. B brought an action against A for the damages in the tort. He was liable for damages to pay the tort. अब देखो यहाँ पर A जो है एक माइनर है, उसने जो है एक घोड़ा उधार लिया था B से राइडिंग करने के पर्पस से। B ने उसे हॉर्स देते समय स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस हॉर्स को जो है जंप मत करवाना, अगर तुम इसको जंप करवाओगे तो इसको नुकसान हो सकता है, इसको चोट लग सकती है। तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे बी की तरफ से और ए ने बोल भी दिया था कि मैं इसको जंप नहीं करवाऊंगा। अब ए के पास जो है सी आया। सी कौन है? ए का दोस्त। सी ने बोला कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है, तो ए ने जो है सी को अपना घोड़ा दे दिया। ए लेंट द हॉर्स टू हिज फ्रेंड सी। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो सी को कहना भूल गया कि इसको जंप मत करवाना और सी ने जो है ए के घोड़े को जंप करवा दिया, जिसकी वजह से हॉर्स मर गया। तो यहाँ पर जो बी है, जो घोड़े का ओनर था, उसने जो है ए के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया, ए के खिलाफ डैमेजेस का क्लेम कर दिया। अब ये बताओ, यहाँ पर ए की लापरवाही की वजह से हॉर्स मरा। अगर ए जो है सी को बता देता कि हॉर्स को जंप मत करवाना तो घोड़ा नहीं मरता, घोड़े की मौत नहीं होती। ए की नेग्लिजेंस की वजह से सिविल रॉन्ग हुआ। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हॉर्स राइडिंग का। उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत किस चीज की आई? ए की नेग्लिजेंस की। ए ने नेग्लिजेंस किया जिसकी वजह से सिविल रॉन्ग हुआ। तो ए अगर नेग्लिजेंस करता है, यानी माइनर कभी भी कोई नेग्लिजेंस करता है जिसकी वजह से कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है, तो वहां पर माइनर की लायबिलिटी बन जाती है। माइनर जो है लायबल होता है डैमेजेस पे करने के लिए। ए वाज हेल्ड लायबल टू पे द डैमेजेस। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारे 16 पॉइंट कंप्लीट हो गए। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अपना इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट। अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि जहां पर माइनर का बेनिफिट होगा वहां पर जो है माइनर के साथ करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर जहां पर माइनर का लॉस होगा या माइनर का कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वहां पर अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो लॉ ने सीधे सीधे माइनर के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ही रूल्स बनाए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन।
डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ अगर कोई कांटेक्ट करा जाएगा तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो देख लेते हैं एक बार। बिसाइड माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शियली और होली सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्संस आर वॉइड। तो हमें पता है कि हमारे पास माइनर है और अनसाउंड माइंड है, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट करोगे तो आपका कांटेक्ट जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तीसरा हमारे पास एक और है इन दोनों के अलावा, जो कि हमारा पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ ऐसे पर्सन की लिस्ट लॉ ने तैयार कर रखी है जिसको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर रखा है। मतलब इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो आपको ध्यान रखना है इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस एंड लीगल स्टेटस। तो यहाँ पर जो इनकम्पिटेंसी इन लोगों के अंदर क्रिएट होती है, इनकम्पिटेंसी का मतलब होगा ये लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो इनकम्पिटेंसी क्रिएट होती है 3 रीजंस की वजह से। पहला रीजन है पॉलिटिकल स्टेटस, इन लोगों का कुछ इस तरीके का पॉलिटिकल स्टेटस है कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा है कॉर्पोरेट स्टेटस, तीसरा है लीगल स्टेटस। तो एक बार देख लेते हैं कि आखिर कौन से वो पर्सन है जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उसके बाद आपको ये स्टेटस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग पर्संस फॉल इन दिस कैटेगरी। तो ये कुछ पर्संस है जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। पहला है फॉरेन सोवरन एंड एम्बेसडर्स। तो आखिर ये फॉरेन सोवरन और एम्बेसडर कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे राजदूत। आपने सुना होगा हर कंट्री की किसी फॉरेन कंट्री के अंदर एम्बेसी होती है, जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अलग अलग कई सारी कंट्रीज के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, तो हर अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंडियन एम्बेसी है। उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी दूसरी कंट्रीज की एम्बेसी है, जैसे कि अमेरिका की हो गई, चाइना की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, रशिया की हो गई। तो कई अलग अलग एम्बेसी जो है वो इंडिया के अंदर है। तो हर किसी कंट्री की एम्बेसी दूसरी कंट्री के अंदर होती है। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन सिस्टम है, तो हर किसी कंट्री को दूसरी कंट्री से रिलेशन बना के रखना होता है, तभी आप जो है सर्वाइव कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है एक बार देख लेते हैं। सच पर्संस कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एनफोर्स देम इन इंडियन कोर्ट। तो ये जो पर्संस है यानी फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स, ये पर्संस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा और वो इंडियन कोर्ट के अंदर एनफोर्स भी करवाया जा सकता है। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इन लोगों को जो है एक स्पेशल पावर दे रखी है, या मैं कहूँ एक स्पेशल प्रायोरिटी दे रखी है। इनको जो है एक सुपीरियर स्टेटस दे रखा है। अगर आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और इनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को तोड़ा जाता है तो आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी तरफ से टर्म्स और कंडीशंस को तोड़ा जाएगा तो ये लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब इनके और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके ऊपर केस कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो ये तो सीधे सीधे इनजस्टिस है आपके साथ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बराबरी के राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर बराबरी की बात तो नहीं आ रही, तो इसीलिए लॉ ने बात ही खत्म कर दी। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ही मत। ये पर्सन जो है डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे ही ना। तो हाउएवर अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट देम इन द इंडियन कोर्ट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको अगर इनके ऊपर केस करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो कि आपको मिलेगी नहीं। सेकंड पॉइंट है हमारा एलियन एनिमी। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एलियन और एनिमी। एलियन का मतलब हो गया फॉरेनर, जो विदेशी लोग होते हैं या विदेशी कोई पर्सन होते हैं उनको हम एलियन बोलते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर के लोग हैं वो सब हमारे लिए एलियन होते हैं। और एनिमी का मतलब हो गया दुश्मन। तो जब भी दो कंट्री के बीच में आपस में वॉर डिक्लेयर हो जाती है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना एलियन एनिमी बोल देती है। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर डिक्लेयर हो जाए तो पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए एलियन एनिमी होगी। अगर इंडिया चाइना की वॉर डिक्लेयर हो जाए तो चाइना जो है इंडिया के लिए एलियन एनिमी होगी। तो हर वो कंट्री जिसके साथ वॉर डिक्लेयर हो जाती है वो हमारे लिए एलियन एनिमी कहलाती है। जब वॉर चल रही है तो वो एलियन एनिमी है, और जब वॉर खत्म हो जाएगी, नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, तो वो एलियन फ्रेंड हो जाती है। तो अगर आप एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में क्या होगा वही बता रखा है इस पॉइंट के अंदर। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर बिटवीन द कंट्री एंड एन एलियन एंड इंडिया, ही बिकम एन एलियन एनिमी एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो यहाँ पर दो अलग अलग रूल्स बता रखे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट करा गया है ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर चल रही है उस बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उस केस में रूल अलग है। और अगर वॉर डिक्लेयर होने से पहले आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और बीच में से वॉर डिक्लेयर हो गई तो अब आपके उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, उसके लिए रूल अलग है। तो दोनों के लिए अलग अलग रूल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग द वॉर, सबसे पहले बात करते हैं, अगर वॉर चल रही है और उस बीच में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा। एन एलियन एनिमी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन सिटीजन, ही इज आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सुइंग इन एन इंडियन कोर्ट। तो अगर वॉर के बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी एलियन एनिमी के साथ तो वो सीधे सीधे वॉर एब इनिशियो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब वॉर चल रही होगी उस समय पर
एलियन एनिमी जो है वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ, तो आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे जो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। अब बात करें वॉर डिक्लेयर होने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रखा तो उसका क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू विद एन एलियन एनिमीज बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर आर आइदर टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एलियन एनिमी के साथ वॉर डिक्लेयर होने से पहले और अचानक ही वॉर डिक्लेयर हो गई, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, या फिर सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? स्टे लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे चले जाएगा, बाद में जब वॉर खत्म होगी तो फिर देख लेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव कर लेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार जो है कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव करने के लिए सीजी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हम रिवाइव कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वॉर, लेकिन कई बार जो है हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है सीजी की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कंपनी नहीं होता। कॉर्पोरेशन एक वाइडर टर्म है, जबकि कंपनी एक नैरो टर्म है। A corporation is an artificial person incorporated under a special act like LIC Act, RBI Act, Companies Act, etc. तो कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो इनकॉर्पोरेट होता है अंडर अ स्पेशल एक्ट। अगर किसी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कोई सेपरेट एक्ट बना रखा है, यानी स्पेशल एक्ट बना रखा है, तो वो हमारा कॉर्पोरेशन कहलाएगा। जैसे कि LIC के लिए एक LIC एक्ट बना रखा है, तो LIC हमारे लिए कॉर्पोरेशन है। RBI के लिए एक RBI एक्ट बना रखा है, तो RBI हमारे लिए कॉर्पोरेशन है। कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट बना रखा है, तो वो हमारे लिए कॉर्पोरेशन है। तो जब भी किसी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाया जाता है और उसी स्पेशल एक्ट के थ्रू उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो वो हमारे लिए कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाता है। तो कॉर्पोरेशन जो है कभी भी अपनी पावर के बाहर जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बियॉन्ड द पावर कॉर्पोरेशन नहीं जा सकता। अब कॉर्पोरेशन की पावर कहां पर दी होती है? कॉर्पोरेशन की पावर दी होती है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसको हम MOA भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनीज का जो MOA होता है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, तो हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। उसके अंदर टोटल 6 क्लॉज दिए होते हैं, जिसमें से हमारा एक क्लॉज होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। उस ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर बता रखा होता है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। कंपनी की एक बाउंड्री सेट कर रखी होती है कि कंपनी जो है इन चीजों में डील करेगी। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो रखे होते हैं कंपनी के MOA के अंदर। तो वहां पर क्लियरली बता रखा होता है कि कंपनीज की क्या क्या पावर है, और कंपनी अगर उस पावर के बियॉन्ड जाती है तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो वही उसी तरीके से कॉर्पोरेशन की बात आती है। अगर कॉर्पोरेशन कभी अपनी पावर के बियॉन्ड जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, या फिर जो पावर उसको उसके खुद के स्पेशल एक्ट के अंदर दे रखी है उसके बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड होगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्विक्ट। कन्विक्ट कौन होता है? कन्विक्ट वो पर्सन होता है जिसको दोषी करार दे दिया गया होता है कोर्ट की तरफ से। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट, तो जब तक कोई पर्सन अगर जेल में है तो वो कन्विक्ट कहलाएगा, और कन्विक्ट हमारा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाएगा, यानी उसकी सजा पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, वापस से कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कन्विक्ट जो है वो इनकम्पिटेंट कब तक होता है? जब तक उसकी सजा का पीरियड चल रहा होता है, यानी इनकम्पिटेंसी कब तक रहती है? ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। लास्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो भी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। तो कभी भी इंसॉल्वेंट पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी के रिलेशन में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा और अब कोर्ट ही जो है उस प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा। हाउएवर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट इज रिमूव्ड व्हेन द कोर्ट पासेस एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी जो इनकम्पिटेंसी है किसी इंसॉल्वेंट पर्सन के ऊपर कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो रिमूव हो जाती है जैसे ही कोर्ट जो है डिस्चार्ज का ऑर्डर पास कर देता है। यानी एक बार उस पर्सन की सारी एसेट बिक गई, एसेट बिक के जितनी लायबिलिटी पे होनी थी पे हो गई, जितनी नहीं होनी थी वो खत्म हो गई, बात खत्म। उसको डिस्चार्ज कर दिया गया एसेट से भी और लायबिलिटी से भी। अब उसके पास कुछ नहीं है, अब वो फिर से अपनी जिंदगी को नई तरीके से स्टार्ट कर सकता है। अब उससे कोई दोबारा से पैसा नहीं मांग सकता। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट हमारे डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग के, और इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नया चैप्टर फ्री कंसेंट। तो आपको ये क्लासेस कैसे लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। आप मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।